नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और यह है उत्तर प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन, जिसमें आपको मिलेगी सूबे से जुड़ी पूरे दिन की हर छोटी बड़ी अपडेट। इस बार के चुनाव में सत्ता हाथ से निकल न जाए, इसको लेकर बीजेपी काफी गंभीर है। तभी तो इस बार क्षेत्रीय राजनीति के समीकरण अपने पक्ष में हो, इसके लिए बीजेपी ने नया पैंतरा इजाद किया है। विधानसभा चुनावों में कई वरिष्ठ लीडर और कैबिनेट मंत्री भी मैदान में होंगे। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे और किन टॉप लीडर्स को चुनौती मैदान में उतारा जाएगा देने के लिए, पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट में। इस बार यूपी विधानसभा चुनावों में बड़ा वोट बैंक अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने नया तरीका इजाद किया है। बीजेपी तमाम वरिष्ठ नेताओं समेत एमएलसी को भी चुनावी मैदान में उतारेगी। यानी इस बार योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्र कहते हैं कि सीएम योगी गोरखपुर या अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी एमएलसी कोटे से बने कैबिनेट मंत्री को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का यह मानना है कि वरिष्ठ नेताओं के चुनाव में उतरने से क्षेत्रीय गुटबाजी कम हो जाएगी और सभी क्षेत्रीय नेता एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। खैर, वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में उतारने का यह फैसला वरिष्ठ नेताओं के लिए चुनौती भी है कि वो हर हाल में जीत हासिल कर पार्टी की इज्जत बचा सकें। यह सत्ता नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए धमकियों का दरिया है, इग्नोर मारकर जाना है। और बात अगर यूपी की सियासत की हो तो यहां तो सत्ता का रास्ता तमाम चुनौतियों से भरा हुआ है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इससे अछूते नहीं हैं। इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को खास अंदाज में धमकाया है। बीते रोज राजभर बोले कि चुनाव बीतने दो, मैं योगी की सारी प्रॉपर्टी कुर्क करवा दूंगा। यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा शीर्ष और छोटे सभी दल कैंपेनिंग मोड में हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच ओम प्रकाश राजभर की सीएम योगी को दी गई धमकी काफी सुर्खियों में है। बीते रोज राजभर ने महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान वो बोले कि बीजेपी के पाप का घड़ा भरने वाला है और वो खुद इसे फोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव बीतने के बाद वो सीएम योगी की प्रॉपर्टी जब्त करवाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम योगी ने ट्वीट किया था कि यूपी में अगर किसी को अपनी संपत्ति जब्त करवानी हो तो वो गलत काम करे। इस बीच राजभर का योगी आदित्यनाथ पर यह पलटवार सूबे की सियासत के लिहाज से काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अब आपको जौनपुर लेकर चलते हैं, जहां से वजूद में आई एक खबर सूबे की सियासत के लिहाज से काफी अहम है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता के घर से करीब 1 करोड़ की ब्लैक मनी बरामद हुई है। इस खबर के बाद संगठन पदाधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जौनपुर के एक प्रतिष्ठित बीजेपी नेता के घर से 1 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी की बरामदगी हुई है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने करीब 58 घंटे की जांच के बाद यह खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक जौनपुर की शाहगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल के घर 4 मंडलों की टीम ने लगातार 58 घंटों तक जांच की। आयकर की टीम ने इस दौरान 1 करोड़ 3 लाख 36 हजार कैश बरामद किया है, जिसका बीजेपी नेता के पास कोई हिसाब भी नहीं। आईटी के इस मामले को लेकर फिलहाल जांच जारी है और आयकर विभाग की इस कार्रवाई से संगठन के शीर्ष नेताओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब जिक्र नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के विवादित ट्वीट किया। सीएम के रुद्र जलाभिषेक को लेकर किए गए उनके ट्वीट का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के अलग अलग जिलों समेत नेपाल के अलग अलग हिस्सों तक उग्र आंदोलन की तैयारी है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपी नेपाल के पूर्व पीएम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते रोज नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने सीएम योगी के जलाभिषेक को लेकर बेतुका ट्वीट किया था। ट्वीट के जरिए धर्म विशेष को कटघरे में खड़ा करते हुए बाबूराम बोले कि आस्थावान होना
बेहद खतरनाक है। ये आपको दूध फेंकना और यूरिन पीना सिखाता है। बाबूराम के इस ट्वीट के साथ सीएम योगी की जलाभिषेक करते हुए फोटो भी थी। बाबूराम के इस ट्वीट को लेकर तमाम सियासी और धार्मिक संगठन विरोध कर रहे हैं। बाबूराम मुर्दाबाद, हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ कि आइन्दा यस्तो गर्यो भने यो बाबूरामलाई हामी सडकमा जनताको द्वारा हामी लखेट्नेछौँ ठाउँ। विश्व हिंदू परिषद नेपाल समेत तमाम संगठनों ने नेपाल के पूर्व पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि बाबूराम इस ट्वीट को लेकर तत्काल माफी मांगे। वहीं माफी न मांगने पर इन संगठनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हिन्दू धर्मप्रति पटक पटक यो बाबूरामले जुन आफ्नो नौटंकी गरिएको छ त्यसको हामी दाह संस्कार यही गर्छौं। बारंबार बाबूराम भट्टराय जो है हिंदू विरोधी गतिविधि करते रहते हैं, हिंदू के विपक्ष में बोलते रहते हैं। भारत के योगी आदित्यनाथ हमारे हिंदू समाज से हैं, विश्व का ही हिंदू को हम लोग हिंदू समाज मानते हैं, और उस पर जो है जो गंगा में जो दूध प्रवाह किए उस पर टिप्पा टिप्पणी किया है, उसके विरोध में बाबूराम भट्टराय का हम लोग पुतला दहन किए हैं। फिलहाल भारत के अलग अलग जिलों समेत नेपाल तक बढ़ते इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बाबूराम भट्टराय की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बाबूराम भट्टराय को ट्वीट डिलीट करने और प्रहार बंद करने को लेकर की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही यह भी बता दें कि नेपाल एक ऐसा देश है जहां 86% हिंदू धर्म के लोग यहाँ हैं और हिंदू धर्म के ऐसे बहुत सारे यहाँ पर प्रतिमा और यहाँ पर धार्मिक स्थल भी पाए जाते हैं। बावजूद भी बाबूराम भट्टराय ने ऐसा ट्वीट किया है। बाबूराम भट्टराय 1986 में जेएनयू में एडमिशन लेकर पढ़ाई किए हुए थे, जिसके बाद उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को लेकर के यह प्रहार किया है, जिसका विरोध पूरा नेपाल में हो रहा है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ 24 नेपाल। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अलग अलग दलों की अलग अलग राय है, लेकिन बलिया के बीजेपी विधायक ने इस कानून को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद कई मुस्लिम संगठन विरोध पर उतर आए हैं। बीजेपी विधायक बोले कि भाई मुस्लिमों का काम जनसंख्या बढ़ाकर देश भर में कब्जा करना है। पूरा बयान यहां सुनिए। सरकार के जनसंख्या नियंत्रण पे आप क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो सरकार ला रही है, मैं तो कहूँगा कि भारत में यह देर से उठाया गया सबसे अच्छा कदम है, लेकिन देर से उठाया हुआ कदम। देखिए एक समुदाय ऐसा, एक समाज ऐसा है, कम्युनिटी ऐसी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जो उसमें अधिकांश लोग जो विदेशी मानसिकता के हैं, उनका मिशन जनसंख्या बढ़ाना केवल और केवल भारत के प्रजातंत्र पर कब्जा करना है। और जिस दिन भारत के प्रजातंत्र पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा, न भारत में संविधान रहेगा, न भारत में इंसान रहेगा, न भारत में कोई कानून रहेगा, फिर शुद्ध रूप से भारत में इस्लाम रहेगा। इसलिए इसको तो बहुत पहले ही होना चाहिए। भारत तो नेहरू के कायर चिंतन के कारण, डरपोक चिंतन के कारण और एकदम माने बिल्कुल अदूरदर्शी चिंतन के कारण नेहरू जी के इस देश में ये समस्या फैली है। नहीं तो ये देश में समस्या फैली ही नहीं होती। जब दो संस्कृतियों के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, जब दो सिद्धांतों के आधार पर देश का बंटवारा हो गया 1947 में, फिर पता नहीं कौन सा नेहरू जी का चिंतन था, पूज्य गांधी जी का चिंतन था कि भारत में रहने वाले मुसलमान भारत में रह गए और पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान में मार दिए गए, उसकी कोई चिंता नहीं किया। तो उसी समय जो है भारत की संस्कृतियों के आधार पर जब भारत का बंटवारा हुआ, तो भारत उसी समय से हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। और जो भी भगवान न करे कि देश में ऐसी कोई समस्या आवे, नहीं तो जिस दिन भारत के प्रजातंत्र पर इन लोगों का कब्जा होगा, फिर भारत नहीं रहेगा, फिर भारत पाकिस्तान की तरफ से हो जाएगा, फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। मैं तो कभी कभी कहता हूँ मनोज जी कि आए भारत के हिंदू भाइयों, जरा मन में विचार करो, यदि ईसाई को किसी कारणवश भारत की धरती को छोड़ के जाना पड़ा, तो तमाम विश्व में ऐसे देश हैं जो ईसा मसीह के नाम पर उनको रहने के लिए जगह दे देंगे।
यदि मुसलमानों को भी यदि यहाँ से जाना पड़ा, भगवान न करे, वैसे तो सब हिंदू मुस्लिम सब हमारे भारत भूमि के अंग हैं, लेकिन यदि जाना पड़ा उनको भी किसी कारणवश, तो तमाम ऐसे देश हैं जो अल्लाह अकबर बोल करके उनको भी जगह दे देंगे, कहीं रहने की भी जगह दे देंगे। लेकिन विचार करो जरा अपने पुरखों के उस परंपरा पर, यदि हिंदुओं को यहाँ से भगना पड़ा, जम्मू कश्मीर की तरफ से भगना पड़ा, बंगाल की तरफ से भगना पड़ा, यदि देश से भगना पड़ा, तो हिंद महासागर में डूबने के अलावा कोई विकल्प बचने वाला नहीं है। हिंदुओं के पास केवल एक विकल्प होगा कि जाकर के हिंद महासागर में डूब जाओ और अपने जीवन लीला को समाप्त कर दो। तो इस देश भारत भूमि हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व और हिंदू के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यदि अपने स्थान को भी सुरक्षित रखने का काम हिंदू समाज नहीं करेगा तो मान के चलेगा कि आत्मघाती ये कदम होगा हिंदुओं के लिए भी। और मैं पुरजोर जनसंख्या नियंत्रण कानून का हम सब समर्थन करते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं इस विषय पर बयानबाजी में बीजेपी नेताओं का कोई सानी नहीं है। एक और बीजेपी नेता का सनसनीखेज बयान आपको सुनाते हैं। सांसद ब्रजलाल ने मायावती की ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिसके बाद सूबे की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो चुका है। पूर्व पुलिस महानिदेशक और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल ने यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले दलितों को मूर्ख बना चुकी हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अब ब्राह्मणों को गुमराह करने में जुट गई हैं। बहन जी की पोल खुल गई है, अब वो किसी भी जाति को गुमराह नहीं कर पाएंगी। बसपा के प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजलाल ने शुक्रवार को कहा, दलितों के नाम पर सत्ता में आने वाली मायावती ने कभी दलितों का भला नहीं किया। मायावती सरकार में 20 मई 2007 को आदेश जारी किया गया था कि केवल हत्या के प्रयास और बलात्कार के मामले में ही SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि बसपा सरकार में ही 21 नवंबर 2007 को SC/ST आयोग के एक्ट में संशोधन कर उसमें सभी जाति के लोगों को अध्यक्ष और सदस्य बनाने का द्वार खोल दिया। सपा सरकार में अखिलेश यादव ने एक्ट में संशोधन का फायदा उठाते हुए SC आयोग में गैर दलित लोगों को अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया था। ब्राह्मण समाज बहन जी का तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार का नारा भूला नहीं है। ब्राह्मण समाज अब बेवकूफ बनने वाला नहीं है। साथ ही ब्रजलाल ने कहा कि बहन जी को उनकी पार्टी के सभी प्रभावशाली नेता छोड़कर चले गए हैं। बसपा में टिकट की खुली नीलामी की जाती है। बहन जी बताएं कि उन्होंने किस गरीब ब्राह्मण या गरीब दलित को टिकट दिया। तो मायावती पर यह सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ने लगाया है। देखना दिलचस्प होगा कि बसपा की तरफ से इस वार पर क्या पलटवार आता है। और अब बात कृषि कानून के विरोध में लंबे वक्त से जारी किसान आंदोलन की। आपको गाजीपुर बॉर्डर लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने मौजूदा हालातों की जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त किसानों का ये जमावड़ा जो आप देख रहे हैं, इसमें लोगों को इंतज़ार है कि कब उनकी जो समस्याएं हैं उसका हल सरकार की तरफ से निकाला जाता है। लेकिन आज 8 महीने बीतने को आए हैं, समय कैसे बीत रहा है? तो समय कुछ इस तरह से भी कि किसान आपस में बातचीत, बहस मुहावसे के अलावा गीत संगीत का भी आनंद लेते हैं। और यहाँ पर ये हुआ है कि दरअसल इस परिस्थिति जनित कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसी रागिनी भी सामने आ गई हैं जिसको किसान गाते हैं और एक दूसरे का मनोरंजन भी करते हैं और अपनी बात को कहने की कोशिश भी करते हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह हैं, मेरठ से हैं और ये गाते हैं, रागिनी गाते हैं। आप रागिनी गाते हैं, इस विषय पर गाते हैं या जनरल भी गाते हैं? नहीं, जनरल भी गाता हूँ, मैं विषय पे भी गाता हूँ। तो हमें तो ये किसानों का जो विषय है इस पर आपसे सुनना है। हाँ। के मिटन लागरी आज बचा लो भारत की पहचान, आज सड़क पर रोने लागिरा जोड़े हाथ किसान, तुम्हारा दोष बता दे है क्यों खामोश, बता दे तुम्हारा दोष बता दे है क्यों खामोश, बता दे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह। देखिए, आंदोलन में सृजन इन स्वर लहरियों का, इस रागिनी का, और किस तरह से शब्दों को भावनाओं के साथ जोड़ करके सामने रखा है महेंद्र सिंह ने। और यहाँ मौजूद देखिए इन सब लोगों को जो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कर रहे थे। एक बार महेंद्र सिंह जी के लिए फिर से तालियां बजाइए आप सब लोग। और अब आपको लखीमपुर खीरी का एक फुटेज दिखाते हैं।
भारी बारिश के चलते एक विशाल भवन मिनटों में जमींदोज हो गया। तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। मनु भैया, मनु भैया, मनु भैया, वीडियो बना ला। मनु भैया, मनु भैया, मनु भैया, वीडियो बना ला। सीएम योगी की एनकाउंटर पॉलिसी का खौफ क्राइम वर्ल्ड में शायद काफी चरम पर है। तभी तो आए दिन एक के बाद एक वांछित अपराधी खुद को सरेंडर कर रहे हैं। ताजा तस्वीरें शामली से आई हैं, जहां एक शातिर गैंगस्टर ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। यह वांछित बदमाश हाथ ऊपर करके खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। आपको बता दें, यह गैंगस्टर लंबे वक्त से जिले में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और महकमे को इसकी बहुत लंबे वक्त से तलाश थी। तो फिलहाल यूपी की खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात सूबे की तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।